हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जी कंप्यूटर्स और सब्जेक्ट चल रहा है फिजिक्स का। और इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज की। जो टॉपिक पर बेस्ड रहेगा वो है मोशन। मोशन के एमसीक्यूज की बातें करेंगे, गति के एमसीक्यूज की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए एमसीक्यू की। तो पढ़ते तो सभी हैं लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है, इसके लिए हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है। चलिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ एमसीक्यूज मोशन से रिलेटेड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। मोशन पर बेस्ड सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन का गति न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है: ए संवेग, बी जड़त्व से संबंध है, सी त्वरण से संबंध है, या फिर डी भार से संबंध है। तो आपको ये बतानी है। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब इसका आंसर क्या होगा। तो हमने पढ़े हैं आंसर, अगर बात करें तो आंसर कौन सा होगा, जड़त्व। कौन सा होगा, जड़त्व। और हम जानते हैं न्यूटन की जो न्यूटन की जो गति के नियम है। ठीक है, न्यूटन साहब ने गति के कितने नियम दिए थे, तीन नियम दिए थे। ठीक है, कितने नियम दिए थे, तीन नियम दिए। और तीन नियम में जो फर्स्ट नियम फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जो वस्तु, ठीक है, जो वस्तु अपनी अवस्था में जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाए। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। जब तक कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी, जब तक हम उसे बाह्य बल ना लगाए। और वो नियम, पहले नियम को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो कि जड़त्व एक प्रॉपर्टी है, ये हम बात कर चुके हैं। और अपने ऊपर हो रहे, आरोपित हो रहे उसका अपोज करता है। अगर जड़त्व, ठीक है, अगर गति अवस्था में है तो जड़त्व क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। ठीक है, उसका अपोज करेगा। कहने का मतलब है, वो चाहेगा कि वो स्थिर अवस्था में होना चाहे, और स्थिर अवस्था में है तो वो गति अवस्था में होता है। इस प्रकार से अगर स्थिर अवस्था में किसी चीज को धकेलते हैं तो गति करना चाहते हैं तो उसका अपोज करता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जड़त्व। हमने जो है अच्छे से इसको समझाया है, तो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर पर पूरी बातें हमारी देखने को मिलेगी वहां पर। तो ये जो नियम है गति का, पहला नियम वो किससे संबंधित है भाई, जड़त्व से संबंधित है। क्लियर है बातें, पहले क्वेश्चन की बातें क्लियर है। चलिए, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन, कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्वरण से, सी चाल, या फिर डी संवेग में परिवर्तन की तरह। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो आप जानते हैं अच्छे से, अगर पढ़े होंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है भाई साहब, वो है डी। ठीक है, न्यूटन की गति का नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर है। ठीक है, और
इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं, ठीक है। और ये बल का भी एक प्रकार का जो है बल का फार्मूला यहाँ पर निकलता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पर अगर दूसरा नियम देखें, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो दूसरा नियम देखें तो या दूसरा नियम में क्या है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर। और संवेग क्या है भाई साहब, संवेग कहने का मतलब है P इक्वल टू एम इंटू वी, जहां पर P इक्वल टू संवेग होता है, ठीक है, एम द्रव्यमान होता है आप जानते हैं, और V वेग होता है। और यहाँ पर एक सूत्र और निकलता है m इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम ए बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो अगर संवेग अधिक होगा किसी वस्तु का, ठीक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, अधिक होगा, ठीक है, तो वो द्रव्यमान पर डिपेंड कर, कहने का मतलब किसी वस्तु का समय किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसके उदाहरण देखे थे, अगर मैं कहूं कि अगर कोई बॉल हमारी तरफ, जैसे क्रिकेट आप देखते होंगे, कोई बॉल जो है कोई क्रिकेटर या जो है बॉल पकड़ने के लिए इस प्रकार से अपने हाथ पीछे खींचता है, इसका मतलब जो तेजी से आ रही संवेग, संवेग क्या है, बहुत तेज है, उस संवेग को हमें कम करना है, ठीक है। अगर उस संवेग को कम करने के लिए थोड़ा टाइम टेकन लेंगे, कहने का मतलब थोड़ा पीछे खींचते हैं हम अपने हाथों को, तो संवेग कम होता है, जिससे हमें चोट नहीं लगती। तो आप देखे होंगे हमेशा कि बॉल जो पकड़ने से पहले हम इसे पीछे खींच लेते हैं अपने हाथों को, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण थे, वो हमने देखे हैं जो है क्लासेस में, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये है इसका सेकंड क्वेश्चन आज का। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई, कि न्यूटन के किस नियम में हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया उसका आंसर। तो न्यूटन के कौन से नियम भाई साहब, न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सा नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम से हमें किसकी परिभाषा निकल के आती है, बल की परिभाषा निकल के आती है। और आप जानते हैं, ठीक है, ये है, अगर इसको कहें थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा, ये है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में बल बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। और हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भी जानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे आगे आप देखेंगे, ठीक है, पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर तो गुरुत्वीय त्वरण में हम इसको क्या लिखते हैं, mg लिख देते हैं, ये भी आप याद रखिए। चलिए, तो ये वहीं से रिलेटेड और क्वेश्चन है सेम लगभग, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है। सेम वही क्वेश्चन एक प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा गया है। वो कौन सा नियम है भाई साहब, ये भी दूसरा नियम है, ठीक है। कौन सा नियम है, गति का दूसरा नियम ये बोलता है। तो ये बहुत आसान है चीजें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलते हैं, 5 में चलते हैं और देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोलता है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है, ठीक है। तो 3 नियम दिए भाई साहब ने, न्यूटन साहब ने, और 3 नियमों में से पहला नियम तो ये कहता है, जड़त्व का नियम है, ठीक है, जो पिंड या वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी तो स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर गति अवस्था में रहना चाहती है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक हम उस पर बाह्य बल न आरोपित की जाए, पहला नियम बोलता है। और दूसरा नियम बोलता है, संवेग में परिवर्तन की दर को परिभाषित करता है, और बल की परिभाषा भी इनमें आप देखने को मिलती है। तो तीसरा नियम क्या बोलेगा, तीसरा नियम क्या है भाई साहब, तीसरा नियम से ये कहता है कि अगर किसी चीज को हम जितना मारेंगे पीटेंगे, वो जितना हम बल उस पर आरोपित करेंगे, उतना बल वो हम पर भी आरोपित करेगा।
हमने देखे थे, एग्जाम्पल बहुत सारे बताए थे, गांधी जी के बारे में भी हमने एग्जाम्पल बताए थे उस समय। ठीक है, अगर इस टेबल को इस प्रकार से मारो तो जितना मैं मारूंगा उतना मेरे हाथ को भी दर्द लगेगा, कम मारूंगा तो कम दर्द पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि यदि व्यक्ति किसी 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, ठीक है, ठीक है, 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के आकार के मैदान में चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, तो व्यक्ति द्वारा कुल कितना विस्थापन तय किया गया होगा। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 400 मीटर की दूरी तय करेगा, ऑप्शन बी 0 मीटर दूरी तय करेगा, ऑप्शन सी 100 मीटर दूरी करेगा, या फिर डी 200 मीटर दूरी करेगा। तो इसका आंसर 6 का आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा भाई। चलिए पहले आंसर ही देते हैं फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका आंसर जो रहेगा वो है कितना, 0 मीटर। ठीक है, कितना दूरी तय करता है, 0 मीटर। और ये क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं, छठे नंबर की हम बात करें, जानते हैं कहा गया है कि एक वर्गाकार इस प्रकार से वृत्त जैसी संरचना है, एक वृत्त है, वर्गाकार है। ठीक है, और एक राउंड मान लेता है। ठीक है, क्या बोला, वृत्ताकार बोला कि वर्गाकार बोला, जो भी है, अगर वृत्ताकार भी बोले, वर्ग के आकार, ठीक है, वो भी हम ले लेते हैं, वृत्ताकार नहीं है, वर्गाकार है। ठीक है, वर्ग के आकार हम अगर हम लेंगे इसको, ठीक है, वर्ग में चारों भुजा समान होती है कि नहीं होती। चलिए, तो इस प्रकार से अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, अगर ए से शुरू करें, ठीक है, ये मीटर, इतने मीटर पूरा जो है, अगर 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, ये टोटल कितने मीटर की दूरी कहा गया है, 100 मीटर। तो ये अगर हम 25 मान लिए, इसको भी 25 मान लिए, इसको 25 मान लिए, ये 25 100। तो यहां से लेकर अगर वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है अपनी यात्रा, ठीक है, और इस प्रकार से जाता है और यही पहुंच जाता है, ए में स्टार्ट किया और ए में ही पहुंच गया, और इसका मतलब ए में स्टार्ट किया और ए में ही आ गया। ठीक है, तो विस्थापन हमने बात की, यहाँ पर विस्थापन क्या होगा भाई, विस्थापन याद रखिए कितना होगा, 0 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन याद रखिए दूरी कितना होगा, दूरी 100 मीटर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता कि किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार वृत्त, वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, ठीक है, ये वर्गाकार वृत्ताकार, ठीक है, अब चारों चक्कर लगाता है, तो उसकी कुल विस्थापन अगर है, तो विस्थापन की जगह अगर दूरी रहता तो दूरी की वैल्यू कितनी होती, इसका आंसर 100 होता। ठीक है, इसका आंसर कितना होता भाई साहब, 100। लेकिन इसका आंसर अभी क्या है, 0 मीटर। क्यों, क्योंकि वहीं से वहीं आ गया, तो विस्थापन हम पढ़े हैं, जानते हैं। चलिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है, जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, त्वरण का एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर प्रति सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड, इनमें से आप बताइए। ऑप्शन ए बी 1 2 3 दिया है, खैर ए बी सी डी ले सकते हैं आप, ठीक है, जो भी है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई साहब, इसका आंसर होगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर। और हम जानते हैं त्वरण, त्वरण बराबर, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में क्या है, परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है।
ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। ठीक है, इस प्रकार से। और हम यूनिट देखे थे, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम बात कर चुके हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व त्वरण जी का मान है? ठीक है, कौन सा गुरुत्व त्वरण जी का मान है? देखिए, ये क्वेश्चन हम आने वाले समय में पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जी का मान आप याद रखिए। जी का मान आप सबको पता रहता है भाई, आई थिंक सबको पता रहता है। ठीक है, जी का मान सबको पता रहता है, तो आप याद रखिए और आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं रहना चाहिए था, लेकिन आ गया तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे पढ़ेंगे जी का मान की वैल्यू क्या होता है और किस प्रकार से इसको फाइंड आउट किया जाता है। हम और पढ़ेंगे बड़े जी और छोटे जी में क्या अंतर है, बड़ा जी क्या है, छोटा जी क्या है। ठीक है, ये तो खैर छोटा जी है, एक बड़ा जी जो कैपिटल जी है। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। और कैपिटल जी जिसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सॉरी, उसका मान होता है न्यूटन, उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, वो याद रखिए, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका यूनिट वही होता है। आने वाले समय में हम उसको पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है? ठीक है, किस बल के कारण अपनी जो वस्तु को अपनी ओर खींचता है? एक है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आकर्षण बल, और तीसरा है गुरुत्व बल और चुंबकीय बल। देखिए, अगर कोई वस्तु एक वस्तु को अगर खींच रहा है, कोई पिंड एक पिंड को खींच रहा है, तो उसमें जो बल आरोपित होंगे, उसमें जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा भाई साहब? वो आकर्षण बल लगेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? पृथ्वी पृथ्वी किस बल के कारण? तो पृथ्वी के संबंध में अगर बात करें तो पृथ्वी के संबंध में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और जिसको अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करें तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्व मतलब ग्रेविटी ऑफ जो है सेंटर। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ सेंटर कहने का मतलब है, ठीक है, उसके जो सेंटर में जो ग्रेविटी है वो है, और उसको, और दूसरा है आकर्षण। ये दो शब्दों से मिलकर बना है गुरुत्व प्लस आकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण हो जाए तो आकर्षण बल तो हालांकि लग रहा है, लेकिन कौन सा? ठीक है, ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये याद रखिए। मैंने क्या कहा? सॉरी, गुरुत्व बल, मैंने क्या कहा? गुरुत्व बल लगे। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बात। अभी तो मैं एक दो क्वेश्चन आ गए होगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे बाद में, वो देखेंगे। चलिए, चलिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिखाई दे रहा है? शायद अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि चलती बस का अगर अचानक से, चलती बस में अचानक से हम क्या कर दें, चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए, ब्रेक मार दिया जाए, तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, या किस कारण से होता है? तो ऑप्शन है आपके पास जड़त्व के कारण, सॉरी, ऑप्शन ए है त्वरण के कारण, बी है संवेग के कारण, सी है संवेग परिवर्तन के कारण, या डी है जड़त्व के कारण। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि हमने पढ़े हैं। ठीक है, जड़त्व के कारण और जड़त्व के कारण दोनों चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई? ये है
नंबर 10। ठीक है, तो 10वें नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अचानक हम क्या है, अगर कोई बैठा है, ठीक है, कोई यात्री क्या है बैठा है सीट पर, बस की सीट पर कोई यात्री क्या है बैठा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अचानक ये बस रोक दिया जाता है, ठीक है, चलती बस को अचानक जो है हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो आगे जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो देखिए चलती बस में हम अगर बात करें तो इसमें जड़त्व का नियम लगेगा। जड़त्व के कारण जो ऊपर का ऊपरी हिस्सा है, हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा क्या होता है भाई साहब, ऊपरी हिस्सा गतिमान रहना चाहता है, ठीक है, गतिमान रहना चाहता है, रहना चाहता है। गतिमान तो सभी रहना चाहता है, ठीक है, ये गतिमान अवस्था में है, ऊपरी हिस्सा गतिमान रहना चाहता है, गतिमान अवस्था। लेकिन जहां आप बैठे हैं वहां पर क्या है, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था, ठीक है, स्थिर अवस्था में। तो अचानक ब्रेक मार देते हैं, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक मारते हैं, रोक देते हैं बस को, तो यात्री इस प्रकार से सामने क्या है, झुक जाता है। क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है हमारे शरीर के कमर के जो ऊपर का हिस्सा है वो चाहता है कि गतिमान ही रहे। क्योंकि पहला नियम क्या बोलता है, जब कोई वस्तु या पिंड गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगा, अगर उस पर बाह्य बल न लगा जाए। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, कोई बाह्य बल नहीं लगा। अचानक से हम उसको रोक देंगे तो गतिमान है, अचानक से रोक देंगे तो वो स्थिर आने में टाइम लगेगा, ठीक है, स्थिर होने में टाइम लगेगा। तो जो गतिमान है रोक देंगे तो वो गतिमान रहना चाहता है, तो अचानक से वो हम क्या है झुक जाते हैं, किसके कारण से, जड़त्व के कारण, ठीक है। जड़त्व का नियम यही बोलता है, ठीक है, प्रॉपर्टी सही है। तो ये याद रखिए। और एक भी याद रखिए, अचानक बस चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये भी जानते हैं आप। अगर अचानक बस चलती है, ठीक है, ठहरी बस स्थिर अवस्था में है और अचानक से जो है बाइक है या बस है, अचानक से हम चलाएंगे तो वो क्या होगा, पीछे की ओर हम जो है गिर जाते हैं या फिर पीछे की ओर चला जाता है हमारा ऊपरी वाला जो भाग है, ठीक है। तो ऊपरी वाला भाग स्थिर अवस्था में है, उस समय स्थिर अवस्था में था और स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता था, लेकिन अचानक से गति हो गया, ठीक है, तो ये पीछे की ओर अब जो है इस तरह चला जाता है। तो ये भी आपको याद रखनी, दोनों टाइप के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाहता है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक इनमें से क्या होता है, ठीक है। हमने बहुत पढ़े हैं भाई साहब इसको, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, इस प्रकार से रेखी वेग पढ़े हैं, ठीक है, कोणीय वेग पढ़े, कोणीय संवेग पढ़े हैं, हम जानते हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है, हमने पढ़े हैं रेडियन प्रति सेकेंड। इस प्रकार से अगर कोई जो है, ठीक है, इस प्रकार से कोई क्या है, अगर किसी सर्कल में, ठीक है, सर्कल का ये केंद्र है और यहाँ से क्या है, वी से ये गति कर रहा है और इनके बीच अगर हम देखें तो जो बनता है कोण, ठीक है, जो बनता है कोण, इसी को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। और इसका जो है मात्रक हम देखे थे क्या है, रेडियन, क्या था, रेडियन। तो रेडियन प्रति सेकेंड, ये इसका क्या है, मात्रक है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं तो आसान है आपके लिए बनाना। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करेगा, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, किस जो है कोण पर प्रक्षेपित। तो ये जो है ये प्रक्षेप गति के उदाहरण है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो मैंने क्या कहा, अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने क्या कहा, ये दो लाइन थे,
यहाँ पर हम देखे थे प्रक्षेप गति, ठीक है, क्या देखे थे, प्रक्षेप गति। गति में हम एक गति देखे थे प्रक्षेप गति, और प्रक्षेप गति को में हमने कहा था कि अगर अगर आप क्या करें इस प्रकार से, ये कोई चीजों को, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर किसी वस्तु को इस प्रकार से फेंका जाए, तो ये हमने बात की थी भाई साहब, ये आपका क्या रहता है, ये आपका हाइट रहता है, ठीक है, ये क्या है, आपका हाइट रहता है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उड्डयन काल आपने पढ़े होंगे, ठीक है, उड्डयन काल जिसको कहा जाता है, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ठीक है, तो तीन चीज निकालते हैं हम, एक उड्डयन काल निकालते हैं और एक ऊंचाई निकालते हैं, ऊंचाई, और दूसरा निकालते हैं परास, ये वाला को हम क्या करते हैं, परास कहते हैं, परास या जिसको कहा जाता है रेंज, ठीक है, और तीनों का सूत्र मैंने बताया था, ठीक है, और 45 डिग्री में अगर आप क्या करते हैं, 45 डिग्री में इसको प्रक्षेप कराते हैं तो बहुत दूर तक जाएगी। और मैंने कहा था कि बच्चे अब बचपन में क्या किए होंगे, बचपन में आपने, ठीक है, एक काम किए होंगे कि पत्थर से आप इस प्रकार से फेंकते होंगे तालाब वगैरह में कहीं भी, कि भाई साहब मेरा कितना दूर जाएगा मेरा पत्थर, ठीक है, वो जाने के लिए अगर 45 एंगल से आप फेंकेंगे तब आपका क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ, प्रक्षेप गति, गति के नियम में हम प्रक्षेप गति पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यदि रेखी वेग v, कोणीय वेग w, या ओमेगा जिसको बोलते हैं, w बोलने से अच्छा ओमेगा, ठीक है, w नहीं ओमेगा, रेखी वेग v, कोणीय वेग ओमेगा तथा त्रिज्या r हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण रेखी वेग और कोणीय वेग को दर्शाता है, ये आप याद जो है बताएंगे, ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, आप आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर यही है, और हम पढ़े हैं कोणीय वेग, पढ़े रेखीय वेग और क्या संबंध है, ये हम पढ़े, तो आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं एकदम, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन हो गया आपका, 14 क्वेश्चन, बताइए, चार एक है यहाँ, कुछ देखिए कुछ कुछ यहाँ पर आपके यूनिट इन मेजरमेंट के दो चार क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, गति के तो रहेगा, यूनिट और मेजरमेंट के दो चार क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हुआ है। चलिए, चाल है, सदिश राशि है, क्या अदिश राशि है, सदिश और अदिश दोनों है, दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, क्या है भाई साहब, अगर हम बोले तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आप जानते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस, दूरी को हम किससे मापते हैं, ठीक है, मीटर से, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये इसका यूनिट मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब देखिए दूरी अगर कहीं जाएंगे दूरी, तो हम क्या बोलते हैं, क्या यार यार ये अगर आपसे पूछा जाता है, मान के चलिए कि रायपुर से दुर्ग या रायपुर से बिलासपुर जाना है तो कितना किलोमीटर है, तो क्या क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, वैसा रायपुर से अगर भिलाई जाना है तो आपको 35 से 40 किलोमीटर लगेगा, ठीक है, यही बोलते हैं, ठीक है, आपको जिक्र करते हैं क्या दिशा की, जिक्र करते हैं क्या दिशा की, ठीक है, जब दिशा की जिक्र नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये अदिश राशि है,
ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि में मैंने बताया था, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। अदिश राशि वह राशि जिसमें से सिर्फ जो है आपको मैग्नीट्यूड का ज्ञान होगा, परिमाण का ज्ञान होगा, लेकिन डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगा, तो इसको हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन भी होता है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है किसी, ठीक है, किसी समय अगर उस दूरी को हम जो है उस दूरी को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारी चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं भाई साहब, क्या उसको विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को हम क्या विस्थापन कहते हैं, क्या चाल कहते हैं, क्या जड़त्व कहते हैं, क्या त्वरण कहते हैं। जड़त्व तो हम जानते हैं, ठीक है, और चाल अभी पढ़े हैं। जड़त्व क्यों हम जानते हैं कि जब वो स्थिर अवस्था में है उसका पुश करेगा, अगर गति अवस्था में है उसका पुश करेगा। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं त्वरण। ठीक है, और त्वरण एक्सलेरेशन बराबर v माइनस यू बटे t। ठीक है, हम पढ़े हैं भाई साहब त्वरण, अगर 15 कौन सा नंबर है, 15 नंबर। ठीक है, अगर हम पढ़े तो त्वरण, त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से, एक्सलेरेशन, और ए बराबर, ठीक है, ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ये हम देखते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, ये आप जानते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, आपके जो है परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन, वेग वो प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, तो क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यही हो रहा है। और त्वरण का एग्जांपल हमने बताया था, जितना आप, ये त्वरण का इंग्लिश में मतलब होता है एक्सलरेशन, और जितना हमने कहा था गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो जितना एक्सीलेटर देते हैं उतना आप क्या है, इस प्रकार से जो है त्वरण आप बढ़ाते हैं उतना आपका स्पीड बढ़ता है। ठीक है, समय के साथ, तो वो भी हम देखें, तो ये आप नॉर्मल सी चीजें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, वो याद रखें। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई, कि अगर कोई व्यक्ति, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए, अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है और व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंच जाता है। यहाँ पर न्यूटन भाई साहब का कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन का क्या प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम आप जानते हैं जड़त्व के नियम है। ठीक है, और जड़त्व के नियम में ऐसा कोई अब जो है देखे नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है, संवेग में परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर है तीसरा नियम। ठीक है, आंसर है क्या है, तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या बोलता है, न्यूटन के गति के, ये क्या है 16, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बोलता है भाई, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भाई साहब। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, कहने का मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो जैसे आप मान के चलिए ये नदी है, ठीक है, क्या है, ये नदी है, और ये आपका क्या है, किनारा है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका नाव, क्या है, आपका क्या है, नाव है। ठीक है, और नाव से क्या करते हैं, इस प्रकार से नाव से आप क्या करेंगे, कूदते हैं। ठीक है, किनारे पर, तो नाव से किनारे पर कूदते हैं, तो आप क्या लगा रहे हैं भाई साहब, आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, आप किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, कोई व्यक्ति इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और लेकिन आपके पैर से, ठीक है, जो किस तरफ फोर्स लग रहा है, आप कूद रहे हैं तो उस तरफ फोर्स लगा, लेकिन आपका पैर की तरफ से किस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ, और ये माइनस होगा। ठीक है,
दोनों अपोजिट रहते हैं, आप जानते हैं, इस तरफ एक फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये नियम कौन सा नियम है, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भाई साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है, कोणीय संवेग की जो है संरक्षण के सिद्धांत पर, कि रेखीय जो है संरक्षण के सिद्धांत पर, गति के प्रथम सापेक्षता का सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। हालांकि हम आई थिंक ये छूट गए हैं, रॉकेट वाला जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। हालांकि ये अभी देखे नहीं है, इसको हम किसी टाइम जो है बीच में हम देख लेंगे, ये रॉकेट वाला चीजें हम नहीं किए हैं, ठीक है। तो वो कुछ कुछ छूट जाता है, याद रखिए इतनी सारी चीजें हैं तो हम बताना जो है एकदम मुश्किल हो जाता है, हर वो चीज को हम नहीं बता सकते, ठीक है। और वो पॉइंट को हम नहीं बता सकते हैं हर वो चीज को, तो ये रॉकेट वाला छूट गया है गति में, तो वो याद रखिए। हालांकि 90-95% मैं करा देता हूँ, कुछ कुछ छूट जाता है, वो थोड़ा देख सकते हैं आप, एक दो चीजें। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या बोलना चाहता है कि 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg, ठीक है, 4 वस्तुएं हैं, इस 4 वस्तुओं का संवेग बराबर है, ठीक है, इनका संवेग जो है बराबर है, तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा, ये आपको बतानी है, ठीक है। आप संवेग पढ़े हैं, ठीक है, वेग पढ़े हैं, ठीक है, तो किसका वेग सबसे अधिक होगा याद रखिए। तो इसका आंसर होगा 1 kg का, ठीक है, 1 kg का। देखिए संवेग बराबर है, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित जो है वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणित वेग। और इसका मतलब क्या है, जितना किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, वस्तु का समय किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, ठीक है, उतना संवेग जो है होगा। लेकिन यहाँ पर संवेग बराबर है, देखिए जब संवेग एक बराबर होगा, ठीक है, तो वस्तु जो हल्की वस्तु रहेगी उसका वेग अधिक होगा, ठीक है, हल्की वस्तु रहेगी उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन भारी वस्तु का वेग आपका जो है कम होगा। तो यहाँ पूछा क्या गया है, वेग पूछा गया है, तो हल्की वस्तु का वेग ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर उल्टा पूछता, जैसे क्वेश्चन नंबर शायद आगे है, ठीक है, इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर ये है, 1 kg, 2 kg और 3 kg, जो है 3 kg और 10 kg, सेम क्वेश्चन है, वस्तु का समान वेग से गतिशील है, लेकिन जिसका संवेग अधिक है, ठीक है, जिसका संवेग अधिक है, ठीक है, किसका संवेग अधिक है, अगर वस्तु का किसका क्या बोला है कि इन वस्तुओं का वेग समान है, तो संवेग किसका अधिक होगा, ठीक है। तो ज्यादा जो है ज्यादा भारी का जो है क्या होता है, संवेग अधिक होता है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है हमारा संवेग, हमने क्या कहा, संवेग किस पर डिपेंड करता है भाई साहब, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, P बराबर m इक्वल टू v। तो जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा उसकी संवेग होगी, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा, इसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा, ये चीजें याद रखें, ठीक है। और उसी से संबंधित एक और चीजें हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कणों का संवेग बराबर है, तो गतिज ऊर्जा किसका अधिक होगा, ठीक है, किसका अधिक होगा, तो ये याद रखिए, हमेशा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद रखिए। चलिए फटाफट करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया नंबर 20, अब 20, ठीक है, हमारे पास 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हो गए हैं और 20 क्वेश्चन और बाकी है।
चलिए क्या कहा गया है, यदि नियत बल, ठीक है, समान बल किसी वस्तु पर लगातार लगाया जा रहा है, नियत बल अगर किसी वस्तु पर हम लगातार लगा रहे हैं तो निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा। ठीक है, क्या वेग समान रहेगा, क्या त्वरण समान रहेगा, क्या कोणीय वेग समान रहेगा, क्या संवेग समान रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसका याद रखिए, त्वरण देखिए लगातार हम नियत बल लगा रहे हैं, तो लगातार अगर हम बल लगा रहे हैं, नियत बल लगा रहे हैं, तो त्वरण बराबर क्या होता है भाई साहब, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। किसी, ठीक है, हर समय में लगातार नियत बल लगा रहे हैं तो उसको अगर परिवर्तन हो रहा है तब हम क्या कहेंगे, इसको त्वरण कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, त्वरण। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। मंदन, मंदन क्या होता है, मंदन क्या होता है, तो मंदन है धनात्मक त्वरण, मंदन है ऋणात्मक त्वरण, मंदन है घर्षण बल या वायु द्वारा प्रतिरोध लगाएं। ठीक है, तो मंदन अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, मंदन कौन सा है, ऋणात्मक त्वरण। और मंदन क्या होता है, अगर अगर हम 22 की बातें में चलें, ठीक है, आप एक पढ़े हैं, ठीक है, मंदन। अगर हम बात करें त्वरण की, देखिए अगर किसी वस्तु को हम फेंके, ठीक है, अगर किसी वस्तु को इस प्रकार से उछाल के, इस प्रकार से हम क्या करें, फेंके, ठीक है, और फेंकने पर वो वस्तु अगर नीचे की ओर आकर गिरता है, तो अगर वो स्थिर अवस्था में एकदम जो रुकी अवस्था में आ रही है, ठीक है, एकदम लास्ट में, ठीक है, स्थिर अवस्था में जाके ये वस्तु अगर रुक जाती है, रुक जाती, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन। ठीक है, क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मंदन एक प्रकार का ऋणात्मक होता है, ये याद रखिए। ठीक है, ऋणात्मक क्या है, त्वरण है। और त्वरण को आप जानते हैं, ठीक है, वेग में परिवर्तन, यहाँ पर त्वरण हो रहा है, अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, त्वरण। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन। देखिए मंदन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जैसे ही आप देखिए किसी वस्तु को, अगर किसी पत्थर को हम फेंकते हैं, तो किसी पत्थर को फेंकेंगे तो वो क्या होगा, उसका त्वरण एकदम तेज होगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है एकदम से, और एकदम से एक पॉइंट आएगा जहां पर जी के कारण वो रुक जाएगा। ठीक है, जी के कारण एक पॉइंट आएगा कि वस्तु वहां पर क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, मंदन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, मंदन होगा। और मंदन होने के बाद फिर से ये क्या होगा, त्वरण में बदल जाएगा। फिर क्या है, पत्थर नीचे आएगा, और नीचे आएगा, फिर रुकने वाली स्थिति में यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मंदन। तो मंदन एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण होता है, कहने का मतलब त्वरण की अपोजिट कार्य करता है। ठीक है, चलिए 23, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर अदिश राशि है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो संवेग, त्वरण, वेग, ऊर्जा, तो इनमें से जो है वो कौन है, ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, और बाकी के बाकी क्या है, सदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि में हमने बात की थी, कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश है, हम देखे थे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अदिश राशि नहीं है, अदिश नहीं है। ठीक है, कौन सा अदिश नहीं है, कहने का मतलब इनमें से क्या है, सदिश होगा। ठीक है, इनमें से क्या है, सदिश होगा। तो सदिश कौन है, ठीक है, तो सदिश कौन है भाई साहब, विस्थापन सदिश है। ठीक है, विस्थापन क्या है, सदिश है, और सभी सभी अदिश है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने बताया था सदिश राशि और अदिश राशि। चलिए ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। क्वेश्चन कहा गया है कि एक समान वेग में वस्तु, एक समान वेग है तो वस्तु समान त्वरण से गति करेगी, बिना बाहरी बल की गति करेगी, समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करेगी,
ठीक है, यह समान समय अंतराल पर समान दूरी तय नहीं करेगी। ठीक है, अगर वेग एक समान है, एक समान से जा रही है, ठीक है, मतलब अगर हम कहें इसका वेग अगर कहें कि जितना भी मतलब 40 से 50 है, ठीक है, उतनी ही समान से वो जा रहा है, तो समान समय में समान समान जो है दूरी तय करेगी। मान के चलिए आप गाड़ी चलाते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं 40, मान के चलिए 50 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, 50, चलिए मानिए 50 किलोमीटर पर आवर से आप गाड़ी चला रहे हैं और 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं और मान के चलिए कि आप हर, ठीक है, हर मिनट में हर मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं, हर मिनट में 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, उतनी स्पीड से अगर आपका रहेगा, आपका वेग अगर 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चला रहे हैं और हर मिनट आप 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं, फिर दूसरे मिनट 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट 3 किलोमीटर, चौथे मिनट 4 किलोमीटर तय कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि समय भी सेम लग रहा है, कि आप 1 मिनट लग रहा है और हर मिनट में एक किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, हर एक मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय है। इसका मतलब क्या है कि समान समय अंतराल पर क्या होगा भाई साहब, समान दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करिए, तब तक मैं 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, तब तक आप देखिए इसको। ठीक है, चलिए।
चलिए, वेलकम है, स्वागत है फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26। असमान वेग में वस्तु समान समांतराल पर समान त्वरण की वृद्धि होती है, समान संवेग में वृद्धि होती है, समान दूरी तय नहीं करता, समान दूरी तय करता है। ठीक है, असमान वेग, अगर वेग क्या है, असमान है, ठीक है, तो क्या वो समान त्वरण की वृद्धि करेगा? नहीं करेगा। असमान वेग है मतलब समान त्वरण नहीं। समान त्वरण कहने का मतलब है कि हर समय वो अगर 40 के पास अगर मान के चलिए वो वृद्धि कर रहा है तो हर समय करेगा, लेकिन ये असमान है ना, वेग असमान, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समान दूरी तय करेगी या समान दूरी तय नहीं करेगी। याद रखिए इसका आंसर जो होगा समान दूरी तय नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन लिखे थे वैसे टाइप के ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? चाल बटे समय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समय बटे चाल, ऑप्शन सी चालों का योग बटे समय, और कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। ठीक है, तो औसत हम कैसे निकालते हैं? जितना जैसे मान के चलिए अगर 5, ये 27 है। ठीक है, अगर हम औसत निकालते हैं किसी चीज का, औसत मान के चलिए, ठीक है, औसत निकालते हैं तो मान के चलिए 5, इस प्रकार से 5-6 अंक है। ठीक है, प्लस है, इस प्रकार से जितने भी अंक है मान के चलिए, और इसका औसत अगर आपको निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, इसका औसत निकालना है बटे 6, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? इस प्रकार से औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसत बराबर जितना तय किया गया दूरी को हम क्या करेंगे? तय की गई दूरी। ठीक है, तो जितना है दूरी प्लस दूरी प्लस दूरी प्लस दूरी जितना होगा बटे जितना वो समय लगेगा। ठीक है, हर दूरी को कर जो है वो डिस्टेंस को पार करने के लिए समय लगेगा, तो तय की गई दूरी और जिसका उसका पूरे का जो है समय। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, निकालते हैं कैसे। दिया गया कुल समय और कुल दूरी, तो ये है इसका आंसर। वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ टी अक्ष के समांतर हो तो वस्तु गतिशील है, एक समान वेग से, असमान वेग से, एक समान त्वरित वेग से, या डी असमान त्वरित वेग से। ठीक है, चलिए, तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में टी अक्ष के समांतर हो तो वस्तु गतिशील है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा एक समान गति से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक समान गति से वो वेग समय ग्राफ में क्या है, एक समान गति से वो गति कर रहे हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो ग्राफ होंगे वी अक्ष के समांतर, एक सीधी रेखा में वी अक्ष और टी अक्ष के समांतर नहीं, और टी अक्ष के समांतर या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा एक सीधी रेखा जो वी अक्ष और टी अक्ष के समांतर नहीं है। 30। ठीक है, क्या है? 30। यदि समान समांतराल पर वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, एक समान समांतराल में समान परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु समान त्वरण के साथ गति करेगी, वस्तु समान संवेग से गति करेगी, ऑप्शन सी वस्तु समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील करेगी, या वस्तु समान स्थित ऊर्जा के साथ गति करेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर समय समान है, वेग समान है, तो जो है त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन बटे जितना समय लगेगा वही क्या कहलाता है? तो ये बार बार हम देख चुके हैं। 30, 31 क्या बोलना चाह रहा है?
दूरी समय ग्राफ में एक समान गति का ग्राफ होगा। आयताकार सीधी रेखा एक समान गति की बात कर रहा हूं। देखिए गति दो प्रकार के होते हैं, एक समान गति और दूसरा जो है असमान गति। एक समान गति और दूसरा असमान गति। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, एक समान गति। ठीक है, तो कहने का मतलब समान गति। तो एक समान गति में जो दूरी समय ग्राफ होगा उसका जो ग्राफ बनेगा, क्या आयताकार बनेगा, सीधी रेखा बनेगा, वक्र रेखा बनेगा या दीर्घ वृत्ताकार बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर 31 की बात की जाए, 31 ही है ना, चल 31 की बात की जाए तो दूरी समय ग्राफ, ठीक है, दूरी और समय ग्राफ में क्या है, एक समान गति है, एक समान गति है। ठीक है, जब एक समान गति होता है तो इसका जो है ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, सीधी रेखा में बनता है, इस प्रकार स्ट्रेट लाइन में सीधा बनता है। लेकिन उसी को हम बोल दें दूरी और समय में, दूरी और समय के बीच जो ग्राफ बनेगा लेकिन असमान गति में, असमान गति में अगर बात की जाए तो असमान गति में कैसे ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से जो है ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर जो है समान समय में समान दूरी नहीं तय कर रहा है, यहाँ पर समान समय में समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, तो ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, और ऐसे में ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, जब गति क्या हो, असमान हो, लेकिन एक समान गति में इस प्रकार से बनता है। तो ये चीजें मैं बताया हूँ, तो ये भी याद रखिए। संतुलित बल वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है, गति उत्पन्न नहीं करता, घूर्णन उत्पन्न कर सकता है, या डी दरार उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, ये सारी चीजें इनमें से क्या हो सकता है, संतुलित जो है क्या है, बल। अब देखिए जस्ट 1 मिनट यह है। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए। चलिए, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। ठीक, चलिए मैंने क्या कहा, संतुलित बल में क्या होता है, तो पहले आपको ये जानना जरूरी, संतुलित बल क्या होता है। ठीक है, बल को हम दो पर, अगर हम बात करें, नेक्स्ट में चलते हैं 32। संतुलित बल एक होता है, क्या है, संतुलित बल और असंतुलित बल। क्या है, संतुलित बल। ठीक है, अगर हम बात करें संतुलित बल की, तो संतुलित बल का मतलब होता है कि यदि, ठीक है, एक बल, दोनों तरफ बल लग रहा है। ठीक ठीक है, मैं समझाऊंगा, समझ आ जाएगा आपको, दोनों तरफ बल लग रहा है और दोनों बलों का परिणामी शून्य। ठीक है, यदि अगर इसको लिखें, यदि दो बलों के परिणामी बल, परिणामी बल शून्य हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या करते हैं, संतुलित बल। इसका अगर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो आप अगर बचपन में खेले होंगे, ठीक है, बचपन में क्या अभी भी खेलते हैं कई लोग, ठीक है, जो भी है, ये एक प्रकार का क्या है, रस्सी है।
और इस रस्सी को मान के चलिए यहाँ पर कितने लोग, अगर 3 लोग इधर से खींच रहे होंगे रस्सी, रस्सी खेल जो है आपने देखे होंगे, इधर से एक तरफ और इधर से मान के चलिए 3 लोग इस रस्सी को भी इस तरफ 3 लोग इधर खींच रहे होंगे, ठीक है। जब 3 लोग इस तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट खींच रहे हैं, तो बीच में जो दोनों के बीच क्या है, बल लग रहा है। तो इधर भी ये बल लगा रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, फोर्स क्या है, दोनों तरफ लग रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर बीच का जो परिणामी बल है F इक्वल टू शून्य हो जाए। शून्य क्यों? क्योंकि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो टच से मस नहीं हो रहा है, तो हमारे लगाए गए फोर्स से कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है। हम खींच रहे हैं एक तरफ, वो भी खींच रहे हैं, और अगर दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है और आप ना इधर हिल रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ नहीं जा, बीच में आप खड़े हो गए, एकदम स्थिर हो गए, तब की अवस्था में हम इसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित बल कहते हैं। दूसरा एक और होता है असंतुलित बल। क्या होता है? असंतुलित बल, इसको भी मैं बता देता हूं। असंतुलित बल, और असंतुलित बल कहने का मतलब है, इसी को एग्जांपल अगर लेके मानो कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए 3 लोग हैं और यहाँ पर मान के चलिए जो है 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, और रस्सी खींचने वाले जो इस खेल में, रस्सी वाले इस खींचने वाले खेल में अगर बल इस तरफ लग जाता है और ये हार जाते हैं, ठीक है, ये हार जाते हैं, तो एक तरफ बल, इस तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, इस तरफ ज्यादा लग रहा है और ये फोर्स इस तरफ कम लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में असंतुलन, असंतुलन मतलब समझते हैं ना, अगर मैं स्थिर अवस्था में खड़ा हूं तो संतुलन में अवस्था, अगर मैं हिल डुल रहा हूं मतलब असंतुलन। बैलेंस्ड फोर्स एवं अनबैलेंस्ड फोर्स इसी को कहा जाता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स जब उसकी जो है स्थिर अवस्था में रहेंगे, दोनों अगर एक तरफ से खींच रहे स्थिर अवस्था में है, तो जहां पर F इक्वल टू 0 होगा, संतुलित बल होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आप समझिए, अब यहाँ पर देखिए संतुलित बल वस्तु में क्या हो रहा है, क्या गति उत्पन्न करता है, क्या देख रहे हैं गति उत्पन्न हो रहा है? नहीं, गति उत्पन्न नहीं कर रहा है। क्या घूर्णन हो रहा है? क्या आप घूर्णन कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे, स्थिर अवस्था में। दरार उत्पन्न करता है? नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है, गति उत्पन्न नहीं करता। क्या क्या है, इस बल में गति उत्पन्न क्या करेगा, नहीं करेगा, ये याद रखिए, ठीक है। इससे संबंधित और क्वेश्चन है, दीवार पर धक्का लगाना किस प्रकार का बल है भाई साहब? अगर दीवार को हम इस प्रकार से धक्का लगा रहे हैं, ये दीवार है, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब धक्का लगा रहे हैं वो टच से मस नहीं हो रहा है, ठीक है, स्थिर अवस्था में है दीवार, हम कितना भी बल लगा रहे हैं हमारा F इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जब F इक्वल टू 0 होता है तो हमने क्या कहा था, ठीक है, F इक्वल टू 0 होता है तो संतुलित बल, यहाँ पर जब बल लगाना है दीवार टच से मस नहीं हो रहा है, जब दीवार टच से मस नहीं होगा तो वो क्या है, कौन सा बल होगा, संतुलित बल होगा, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। चलिए यहाँ पर भी दो, एक व्यक्ति साइकिल को धकेल ले जा रहा है, व्यक्ति द्वारा साइकिल पर लगाया गया जो बल होगा वो क्या है, कौन सा बल होगा भाई साहब, वह असंतुलित बल होगा। क्यों? याद रखिए, जब टच से मस नहीं होगा, स्थिर अवस्था में होगा, तब संतुलित बल होगा और बाकी स्थिति में असंतुलित बल होगा, क्योंकि वो मूव कर चुका है, ठीक है, मूव कर चुका है। तो ये मैंने समझाया, तो आप समझाया तो आराम से आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई, संवेग। अरे संवेग प्राप्त होगा कि नहीं, पढ़े कि नहीं? अरे भाई साहब अभी जस्ट मैंने बताया, इसके पहले कौन सी जगह बताया मैंने, ये, ठीक है, ये बताया मैंने, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यही बोलना चाहता है कि क्या बोलना चाहता है कि वेग और द्रव्यमान को गुणा करें, तो वेग और द्रव्यमान गुणा हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पी। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, पी, ठीक है। तो ये याद रखिए, यही सूत्र को आपको घुमा फिरा के दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है,
संवेग का सही मात्रक क्या होता है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित जो है क्या होता है आपका वेग। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो फटाफट कर लेते हैं। 37 वह बल की वह मात्रा जो 1 केजी वस्तु पर एक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। कितना? 1 डाइन 10 डाइन 1 न्यूटन 9.8 न्यूटन। कितना होगा भाई साहब? 1 न्यूटन की बल। तो 1 किलोग्राम को खींचने का 1 न्यूटन की बल एकदम आसानी हम पढ़े हैं। ठीक है, हम जो है कई बार इसको पढ़ चुके हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट है 1 केजी भार का वस्तु का भार कितना होता है? ठीक है, तो 1 केजी वस्तु का भार कितना होगा? जितना क्या है कितना जो है भार को हम डिनोट करते हैं किससे? न्यूटन से। तो 9.8 न्यूटन, क्योंकि जी का मान भी हमारे कितना होता है उतना ही होता है। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 38 हो गए, 2 बच गए, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। 39 और 40 प्रणोद या इम्पल्स क्या होते हैं? ठीक है, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन। याद रखिए, संवेग में परिवर्तन को हम क्या करते हैं? इम्पल्स कहते हैं, ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट जो है, जो बाकी रह गया है वो लास्ट, ग्राम वेट या ग्राम फोर्स क्या होती है? ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है, अभी जस्ट पढ़े हैं। वह बल जो 1 केजी वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड उसका त्वरण उत्पन्न कर सकता है। वह बल जो 1 केजी पर 1 मीटर प्रति सेकंड उसका त्वरण उत्पन्न कर सकता है। वह बल जो एक, ठीक है, 1 ग्राम वस्तु पर जो है 980 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर जो है त्वरण उत्पन्न कर सकता है। या वह बल जो क्या उत्पन्न कर सकता है 1 केजी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का जो है त्वरण उत्पन्न कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई साहब? इसका होगा इसका सी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। चलिए, तो बाकी ये हो जाए, आपका हो गया क्लियर, कहने का मतलब खत्म हो गया। ठीक है, एमसीक्यू भी हम लाएंगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे और कुछ कुछ चीज़ें, उसके बाद उनका भी कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, तो आपको देखने को मजा आएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब हम आपसे आगे की बात करेंगे। आज का एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।